नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। सर्वोदय एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अब तक हमने जो आपको पढ़ाया, जो अंकगणित की हम वीडियो जो है आपके लिए प्रोवाइड करा रहे थे, अब जो है हम थोड़ा सा हट के कुछ पेपरों के बारे में भी थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, कुछ प्रैक्टिस के बारे में। जैसे यूपीएसआई के लास्ट ईयर के जो एग्ज़ाम हुए थे, आप जो पिछली वाली भर्ती आई थी उसका जो पेपर हुए थे, उस पेपरों की सीरीज़ हम चलाने की कोशिश जो है कर रहे हैं। उसी सीरीज़ के ही मैथ के जो पार्ट हैं वो हम जो है यहाँ पर लेकर आए हैं। तो एक एक करके पिछले पेपर में जो क्वेश्चन आए थे वो एक एक करके मैं यहाँ पे आपके सामने कराऊंगा। सभी स्टूडेंट कॉपी पेन ले लीजिए और जैसे ही क्वेश्चन आए करने की कोशिश किया करें। बहुत अच्छे से अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे, जो भी एग्ज़ाम में पेपर आए एक सेट में वो मतलब जो है आपके लिए हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आइए ज़रा चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये यूपीएसआई का पिछली मतलब साल जो पेपर हुआ था 2018 में 19 में, उसका ये जो है आपका क्वेश्चन है, ठीक है। आइए चलते हैं, देखिए ज़रा पहले क्वेश्चन की तरफ और करने की कोशिश करिए, क्या आप लोग कर पाएंगे। देखिए ज़रा फटाफट से क्या कर सकते हैं। देखिए ज़रा इस क्वेश्चन को, अगर आप कर सकें तो करने की कोशिश करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। पहला ही क्वेश्चन बड़ा ज़बरदस्त जो है उन लोगों ने दिया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है आपके सामने आया है। कोशिश करिए आप लोग कर सकें इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन है, एक स्कूल में मैकेनिकल विभाग के A1 A2 और B1 अनुभाग के, अनुभाग होता है सेक्शन, A1 A2 और B1 अनुभाग में छात्रों की संख्या क्रमशः 72, 96 एंड 144 है, ठीक है। प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा होने के कारण प्रधानाचार्य कमरों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। कमरे की कितनी न्यूनतम संख्या आवश्यक होगी यदि हर कमरे में बैठे हुए छात्रों की संख्या समान हो और प्रत्येक कमरे में केवल एक ही अनुभाग में छात्र होने चाहिए। ये क्या कहना चाह रहा है पता है। एक विद्यालय है जिसमें 3 प्रकार के सेक्शन हैं। सेक्शन A1 है, सेक्शन मतलब ऐसे समझ लीजिए आपके साइंस साइड के हैं, ये आर्ट साइड के हैं, ये कॉमर्स साइड के हैं, ठीक है। तो ये साइंस साइड की जो स्टूडेंट है वो 72 हैं, दूसरे सेक्शन वाले 96 हैं और तीसरे सेक्शन वाले जो है 144 हैं। अब एक प्रिंसिपल जो इस कॉलेज का है वो क्या चाहता है कि मैं इस तरीके से इन विद्यार्थियों को बैठाऊं कि एक सेक्शन में एक ही प्रकार के विद्यार्थी रहें। मतलब एक क्लास जो मैं बनाऊं, एक रूम जो बनाऊं उसमें एक ही जैसे रहें। कॉमर्स वाले हैं मतलब ए वर्ग वाले हैं तो ए वाले ही रहें, उसमें बी वाले हैं तो बी वाले ही रहें, ठीक है ना। कोई कॉमर्स वाला साइंस साइड वाली क्लास में जाके ना बैठे और कम से कम कमरे बन जाएँ, ठीक है। देखो ज़्यादा से ज़्यादा कमरे का मतलब तो ये है कि भाई ये जो 72 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है सबको एक एक कमरा दे दो, एक कमरे में एक ही स्टूडेंट पढ़ेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा तो बहुत सारे बन जाएंगे, है ना। यहाँ पे बात हो रही है कि कम से कम कमरे, तो कम से कम कमरे कब बनेंगे जब ज़्यादा से ज़्यादा एक ही कमरे में स्टूडेंट बैठ सकें। बताओ, जैसे मैं कहूँ आपके कमरे में ज़्यादा से ज़्यादा जितने स्टूडेंट बैठ जाएंगे उतने ही कम से कम कमरे बनेंगे। तो यहाँ कम से कम कमरों की संख्या पूछी गई है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए इनका SCF लेना पड़ेगा, तीनों नंबर्स का। SCF सिर्फ हमें ये बताएगा कि आखिर कितने कितने विद्यार्थी अधिक से अधिक आप एक कमरे में बिठा सकते हैं जिससे कि तीनों ही सेक्शंस में विद्यार्थी अलग अलग संख्या में रहें। तो SCF क्या आएगा इनका, तो SCF आप लोग कह सकते हैं SCF 24 आएगा। SCF करने का तरीका या जो भी कुछ है वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आज नहीं बताऊँगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पे बताऊँगा। SCF वगैरह की जब चैप्टर आएगा तो वहाँ पे चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी, ठीक है ना। आइए, तो SCF जो है कैसे लिया जाता है वो सब आप लोग जाने होंगे, तभी आप इस वीडियो को देखें,
ठीक है। एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर सके। तो एचसीएफ इनका आ जाएगा 24। 24 से ये 6 बार डिवाइड हो जाएगा, ये 4 बार, और ये जो है 3 बार, ये 4 बार और ये 6 बार। ठीक है। तो ये जो 24 आया है, देखो ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो 24 भी ऑप्शन में, लेकिन हम 24 ऑप्शन में नहीं लगाएंगे आंसर में। क्यों? क्योंकि उसने ये नहीं पूछा है कि एक कमरे में कितने विद्यार्थी अधिक से अधिक बैठा सकते हैं हम। यहाँ पूछा है कितने कमरे कम से कम बन जाएंगे। तो कमरे कम से कम बन जाएंगे, इस बात का ये मतलब है कि बताओ 24 विद्यार्थी अगर आप बैठाओगे हर कमरे में, तो ये जो 72 विद्यार्थी हैं सेक्शन ए के, इसमें 3 कमरे बन जाएंगे इनके लिए 4 कमरे बन जाएंगे, और इनके लिए जो है 6 कमरे बन जाएंगे। तो टोटल जो है इनका सम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 13। तो जो संख्या पूछी जा रही है कि कमरों की कितनी संख्या हो जाएगी, तो आंसर 13 आएगा। और अगर ये पूछा जाए कि हर कमरे में विद्यार्थी कितने होंगे, तो फिर आंसर आएगा आपका 24 स्टूडेंट प्रत्येक क्लास में बैठाए जाएंगे। कोई भी वर्ग का एक दूसरे में जो है चेंज नहीं करेगा। 24 हर एक क्लास के, जैसे इसके 24 बना दिए, इसके 24 3 क्लास बना दी, इसके 24 की 4 क्लास बना दी, इसके 24 की 6 क्लास बना दी। कोई भी स्टूडेंट एक दूसरे का इंटरचेंज नहीं हुआ, और हमारी जो है जो भी कंडीशन दी गई थी वो जो है फुलफिल हो गई। ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपरों में अक्सर आते रहते हैं कि एक दूध वाला है, उसके पास इतने लीटर दूध है, तो बताओ वो उनसे कम कितने बड़े से बड़ी डिब्बे की माप बताओ जिससे कि वो तीनों डिब्बों में से दूध नाप सके। ठीक है। तो फिर आप बड़े से बड़े डिब्बे की माप निकालने के लिए उसका एचसीएफ ले लेंगे, और वो कहेगा कितनी बार में नाप पाएगा, तो एचसीएफ से सब संख्याओं में डिवाइड देके जो आपका नंबर आ रहा है उन सबको ऐड कर लेंगे। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में, ये क्वेश्चन जो है बढ़िया समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, थोड़ा सा आपके लिए ट्रिकी बेस नहीं है, आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा ये क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए जरा एक बार, जो स्टूडेंट कर सकें करने की कोशिश करें। विपरीत दिशाओं में चल रही दो ट्रेनें प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए एक आदमी को क्रमशः 54 सेकंड और 1.5 मिनट मतलब 90 सेकंड में पार कर लेती हैं। अगर वे एक दूसरे को 74 सेकंड में पार करती हैं तो उनकी गति का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए मान लीजिए पहले की गति हो गई S1, और पहली गाड़ी की जो डिस्टेंस हो गई वो हो गई D1, और पहली गाड़ी ने एक अगर व्यक्ति को पार किया है, तो इसका मतलब ये है कि उसने 54 सेकंड में ऐसा किया है। तो चाल बराबर दूरी बट्टे समय से हम लोग निकाल लेंगे कि आखिर पहले गाड़ी की इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है ये बन जाएगी। सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी? तो दूसरी गाड़ी ने अपनी लंबाई के बराबर दूरी कितनी देर में तय की है? 90 सेकंड में तय किया है। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इन दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर लिया जाए तो बन जाएगा S1 प्लस S2 बराबर D1 अपॉन 54 और D2 अपॉन 90। ठीक है। इनका आप चाहें तो एलसीएम वगैरह ले लीजिए। एलसीएम में यहीं पे ले लेता हूँ दोनों का 54, और इसका एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 270। ये आपको डिवाइड करेगा जो है 5 बार, 5 D1, और ये जो है डिवाइड करेगा 3 बार, तो 3 D2। ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट डाल लो, या इनको फर्स्ट सेकंड डाल लो, इसको थर्ड डाल लेना, किसी भी प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन का आधा पार्ट सॉल्व। ठीक है। नेक्स्ट अगली बार मैं कह रहा था ये, और उन्होंने एक दूसरे को 74 सेकंड में क्रॉस कर लिया। तो इसका मतलब ये है S1 प्लस S2 बराबर D1 प्लस D2 अपॉन 74। ये इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई। क्यों भाई? अरे जब कोई दो रेलगाड़ी एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं विपरीत दिशाओं में, तो दोनों चालें जुड़ जाएंगी और दोनों की जो है दूरियां भी, लंबाइयां भी जुड़ जाएंगी। जब ये दोनों ही चीज़ें, अब आप यहाँ पे समझिए, जब ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पे S1 प्लस S2 के ही इक्वल हैं, ये भी और ये भी, तो ये दोनों चीज़ें आपस में एक दूसरे के समान रखी जा सकती हैं। ठीक है। तो दोनों को एक दूसरे के समान रख दो। यहाँ पे समझना 5D1 प्लस 3D2 अपॉन 270 बराबर D1 प्लस D2 अपॉन 74। इतनी बात समझ में आ गई। आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक से ये 2 से काट लो 135, और ये 2 से काट लो 37। ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करो, इसमें कितने हो जाएंगे? ये 185 D1 प्लस 111 D2 बराबर 135 D1 प्लस 135 D2। ठीक है। एक दूसरे को एक तरफ D1 की वैल्यू कर लो, एक तरफ D2 की। 135 इधर ले आओ तो बचेंगे 50 D1 बराबर 111 उधर ले जाओ तो बचेंगे
D2, 2 से डिवाइड दे दो तो 25 D1 बराबर 12 D2। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। तो D1 और D2 का जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 12:25। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई का जो रेशियो बना वो बना 12:25। ये लंबाइयाँ आई हैं, हमसे चाल पूछी गई है। तो चाल कैसे आ जाएगी? तो मेरे भाई बताओ, ये वाली गाड़ी ने इसकी चाल S1 है, इसकी चाल S2 है, तो हमें तो S1 और S2 पूछा है ना। तो S1 क्या हो जाएगा 12/54। अरे यहाँ लगा दिया मैंने ये 12 उठा के D1 की जगह पे, और यहाँ लगा दो 25/90। इसको सॉल्व करेंगे, 18 × 3 = 54, 18 × 5 = 90, 5 से 5, 3 से 4, और आंसर हमारा जो है आ जाएगा 4:5। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा ज़रूर हो गया है, लेकिन अगर आप करेंगे तो आप लोग कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। कोई ज़्यादा वैसा टफ नहीं है, बस थोड़ी इक्वेशन की नज़रिए से देखा जाए तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो गया है, ठीक है। अगर कोई शॉर्टकट हो आपके पास तो ज़रूर इसका भेजिएगा, लेकिन कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन इस तरीके से मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन पेपर में एग्जामिनर ऐसे डालता है ज़रूर, कुछ सेटों में 2-3 क्वेश्चन जो आपको फंसा सकें या थोड़ा टाइम ले सकें। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं वो जल्दी से जल्दी करने पड़ेंगे, ठीक है। आप उन क्वेश्चनों को जल्दी से जल्दी कर लोगे तो ये वाले जो क्वेश्चन हैं वो थोड़ा टाइम ले भी लेंगे, तो फिर आप उसको मैनेज कर सकते हो, ठीक है। आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि 10 नलिकाओं का लागत मूल्य 5 नलिकाओं के विक्रय मूल्य के समान है तो इस लेन देन में लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 10 नलिकाओं का लागत मूल्य CP ऑफ 10 आर्टिकल्स है ना, और 5 नलिकाओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 5 नलिकाओं के विक्रय मूल्य के समान है, ठीक है। यहाँ से CP और SP का रेशियो बनाओगे तो क्या बन जाएगा 5:10, इसका मतलब 1:2। एक की चीज़ 2 में बिक रही है, एक का प्रॉफिट हो रहा है 1 पे गुणा 100, 100% प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, सभी लोग कॉपी पेन से क्वेश्चन करते रहिए लगातार, एक एक क्वेश्चन करके आपके सामने क्वेश्चन आते चले जाएंगे, फटाफट से क्वेश्चन को देखते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये जो आपकी पूरी इक्वेशन दे रखी है 44, मैं लिख ही देता हूँ 44.897 इंटू है, ये x नहीं है, ठीक है, 45.0086 इंटू 101.111 की अप्रोक्स में वैल्यू पूछी है, अनुमानित मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 254300, 204300, 164300, 184300, ठीक है। इसकी क्या पूछी है आपसे बताओ? इसका पूछा है अनुमानित अप्रोक्स में वैल्यू। देखो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो खुद ही अप्रोक्स में वैल्यू पूछ रहा है, तो आप इनको क्या करेंगे, थोड़ा इधर उधर कर लेंगे। इधर उधर का मतलब ये है, इनको आप राउंड फिगर में ले लेंगे, ठीक है, अप्रोक्सीमेट ही मानेंगे। जैसे ये 44.89 है तो इसको मान लेंगे 45, और ये 45.0086 है, मतलब 45 के ज़्यादा नज़दीक है, और इसको देखा जाए तो ये 101.1 है, तो इसको या तो 100 मान लो या 101 ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 100 मान के कर लो पहले। 45 × 45 होता है 45 का स्क्वायर, और 45 का स्क्वायर करने की ट्रिक बताइए, 55 25 4 पंजे 20 इंटू 100 करेंगे तो हमारा जो आंसर आना चाहिए वो इसके नज़दीक आना चाहिए, 20-25-00। बात समझ में आ रही है? 20-25-00, ये अप्रॉक्स में वैल्यू आई है मेरे भाई। मैंने यहाँ 100 मान लिया, यहाँ 101 मानेंगे तो थोड़ी सी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, और बढ़ेगी वैल्यू, इसका मतलब ये है कि 20-25-00 से जो थोड़ा सा बड़ा जो ऑप्शन आपको दिख रहा है उसको लगा दो। 25 वाला नहीं हो सकता, 16 वाला नहीं हो सकता, 18 वाला नहीं हो सकता, 20-43-00, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी आते हैं तो आपको एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू इधर उधर कर लेना है, इसको पॉइंट हटा के, जैसे आपको कैलकुलेशन ईजी लगे, ठीक है भाई। आ गया सबको समझ में बढ़िया से? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, दी गई आकृति में ए बी पैरेलल है सी डी के। ये आकृति मैं बना देता हूँ यहाँ पे, ए बी सी डी पी क्यू, और ये हो जाएगा हमारा आर, ये हो जाएगी हमारी एक्स, ये हो जाएगी वाई,
ये हो जाएगी बाई और ये हो जाएगी हमारी एक्स। और हमसे क्वेश्चन पूछा है एंगल क्यू पी आर का वैल्यू बताओ, ये वाला एंगल हमसे पूछा है और कुछ भी नहीं दिया है। ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल जरूर दे रखी हैं, लेकिन जो है हमसे ये एंगल पूछा है, ये एंगल कितना होगा। तो देखिए बहुत ध्यान से क्वेश्चन समझना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए कोई भी पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप ऑब्जर्वेशन करेंगे सामने देख के, ठीक है, चित्र में देखेंगे। देखिए जब कोई दो पैरेलल लाइन, मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे, जब कोई दो पैरेलल लाइन को जब एक लाइन इंटरसेक्ट कर जाती है, ठीक है, तो ये जो एंगल होता है ये वाला, वो एंगल इसके क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे मान लो अगर मैंने ये x मान लिया तो ये वाला भी एंगल x बैठेगा। ये किस से, ऑल्टरनेट एंगल से, है ना, एकांतर कोण से। और ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले के इक्वल बैठेगा। ये अगर बाई है तो ये वाला भी एंगल बाई होगा, ठीक है। एक और बात समझो, जो ये एंगल है वो ये वाला भी एंगल होगा। ये किससे, शीर्षाभिमुख कोण से, है ना, अपोजिट वाले एंगल से, शीर्षाभिमुख कोण। अब ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस वाले एंगल के इधर वाला इक्वल होगा, क्योंकि ये भी दोनों आपस में शीर्षाभिमुख हुए, ठीक है। अब आप एक चीज़ समझने की कोशिश करना कि जब ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है तो ये वाला एंगल भी इसके इक्वल हुआ। ये बात आप समझ गए, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ ज़रा, ठीक है, यहाँ पे आओ। जो ये वाला एंगल होगा इस वाले मतलब फिगर में, जो ये वाला एंगल होगा, जो भी होगा मुझे नहीं पता ये कितने डिग्री का है, ये एंगल जितना भी होगा ये एंगल उतना ही तो होगा, क्योंकि ये एक ही साइड का है। इधर का कोना देखो ना, एक लाइन से इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल दोनों कैसे होते हैं, समान होते हैं। इस बात को समझ पा रहे होंगे आप, या चलो ऐसे समझ लो। देखो ये एंगल कितना है, x है, ये एंगल कितना है, ये वाला मेरे भाई x है, और ये वाला एंगल कितना है, बाई है। और ये कैसी लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्री के एंगल पे बनी होती है। तो मुझे आप एक बात बता सकते हैं, जो ये दोनों एंगल हैं x और बाई, इन दोनों एंगल का सम 180 होगा, क्योंकि ये भी 180 है तो ये वाला भी दोनों एंगल का सम 180 होगा। तो बस इसी बात से हम लोग यहाँ पे ये पॉइंट लगाने की कोशिश करते हैं कि ये जो एंगल पूरा हुआ और ये वाला जो एंगल पूरा हुआ, इन दोनों का जो सम होगा पूरे का, यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का, इन दोनों का पूरे का सम 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो आओ लगाते हैं। तो ये वाला एंगल कितना है, x प्लस बाई, और ये वाला एंगल कितना है, ये भी x प्लस बाई ही है, और इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180। तो ये हो गया 2x प्लस 2y बराबर 180। तो x प्लस बाई बराबर 90। और हमें ये पता चल गया कि ये एक ट्राइंगल बना, ट्राइंगल, और अगर एक ट्राइंगल बनाए कोई भी चीज़ तो इन तीनों एंगल का सम 180 बैठेगा। अब ये वाला x प्लस बाई जो है वो 90 है, x प्लस बाई जो है वो 90 है, तो ये वाला भी एंगल कितना बचा, 90 डिग्री। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा कि ये जो एंगल P है वो कितना होगा, 90 डिग्री। तो ये क्वेश्चन आप बहुत जल्दी कर सकते हैं, मैंने समझाया है इसलिए आपको टाइम लगा है, ठीक है। आप लोग फिर से एक बार वीडियो देख लेना, समझ में नहीं आया हो तो आपको समझ में बढ़िया से आ जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पहले 5 महीनों के लिए विषम दिनों की संख्या ज्ञात करें अगर वो वर्ष जो है वो अधिवर्ष हो। अधिवर्ष होती है लीप वर्ष, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। कोई लीप वर्ष के पहले 5 महीने जो होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इसके विषम दिन पूछें। विषम दिन क्या होते हैं, विषम दिन वो दिन होते हैं जैसे 7 से डिवाइड करके किसी महीने में जो एक्स्ट्रा दिन बच जाते हैं उस महीने के शेषफल के रूप में, वो विषम दिन काउंट होते हैं। ये 31 दिन का होता है, ये लीप वर्ष है तो ये 29 दिन की होगी, ये 31, ये 30 और ये 31। 7 से डिवाइड दो 3 बचेंगे, 7 से डिवाइड दो 1 बचेगा, 7 से डिवाइड दो 3 बचेंगे, 7 से डिवाइड दो 2 बचेंगे, 7 से डिवाइड दो 3 बचेंगे। 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 से 7 फिर दोबारा कट गया, 2 और 3 कितने आ गए, 5। तो 7 से डिवाइड देते जाना है, जो रिमाइंडर बचता जाए उसको हमें उठाते रहना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन आए तो आप लोग 7 से डिवाइड देके सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाओ। एक दुकानदार बच्चों के लिए कपड़े की बिक्री पर 20% की सीधी सीधी छूट देता है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 20% की छूट देता है, फिर भी वो 30% का लाभ प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से बताइए उसे अपना जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से कितने % बढ़ाकर लिखना चाहिए, अंकित मूल्य पर कितने % वृद्धि की गई है, ठीक है। आ जाइए,
ऐसे क्वेश्चन करने के तरीका हम आपको डिस्काउंट वाली क्लास में बता चुके हैं, आप लोग देख लेना वहाँ पे, या अभी डिस्काउंट जिनने नहीं देखा है वो डिस्काउंट वाली वीडियो देख सकते हैं। CP SP और ये हो गया MP। ये कह रहा है एक दुकानदार अपने बच्चों की कपड़ों की बिक्री पर 20% की सीधी सीधी छूट देता है। 100 रुपये की चीज़ है तो 80 रुपये में ये बेचता है और फिर भी 30% लाभ प्राप्त कर लेता है। अब CP मान लो 100 रुपये और 30% लाभ प्राप्त कर लेता है, मतलब 130। अब हमें क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, ये जो जगह खाली रह गई इनको हमें आगे बगल वाली संख्या को बढ़ा देना है, ठीक है। अब इसका कर लेना है आपको मल्टीप्लाई। ये कितना हो गया 8000। MP चाहिए बस हमें, SP की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए। यहाँ से देखो तो ये कितना ज़्यादा है 5, कहाँ से 8 से इंटू 100, 4 से 2 बार, 4 से 25 बार, 25 पंजे 125/2, आंसर आ जाएगा 62.5%, ठीक है भाई। तो 62.5% की वृद्धि करके ये चीज़ें जो है लिखी गई होंगी, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को पढ़ें। जो स्टूडेंट कर सकते हैं करने की कोशिश करिए। देखिए ये कह रहा है उस अनुपात को ज्ञात करें जिसमें 192 रुपये प्रति किलोग्राम कीमत वाली मिश्रण की चाय को 150 रुपये प्रति किलोग्राम कीमत वाली मिश्रण के साथ मिलाया जाए ताकि अंतिम मिश्रण को 194.40 के भाव से बेचने पर 20% का मुनाफा हो जाए। ये कह रहा है एक मिश्रण है हमारे पास 192 रुपये पर केजी, एक दूसरा मिश्रण है हमारे पास 150 रुपये पर केजी। इन दोनों को किस अनुपात में मिक्स करें कि जब इसको बेचें हम 20% के फ़ायदे से तो वो 194.40 के रेट से बिक जाए। तो हमें पता है ये SP दे रखा है, और अगर ये SP दे रखा है तो हमें यहाँ से पहले CP की तरफ आना पड़ेगा। CP कैसे आएगा, 120% लाभ के साथ ये चीज़ दे रखी है, इसका मतलब ये 120% के बराबर है। तो एक बराबर कितना हो जाएगा 194/40 इंटू 100। पॉइंट से 0 काट दो, 0 से 0 काट दो और 12 से डिवाइड दे दो, 12 एकन 12, ठीक है। 162 रुपया यहाँ से डिवाइड दे के आप लोग क्या निकाल लेंगे 162। इन दोनों को माइनस कर लो, मिश्रण का नियम लगा दो, ये दोनों का डिफरेंस यहाँ निकाल लो, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ निकाल लो। 162 में से 150 गए 12 बचे, और 192 में से 162 गए 30 बचे। 6 से डिवाइड दो 2 बार, 6 से डिवाइड दो 5 बार, ठीक है। मैं थोड़ी स्पीड से इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मैं ये जानता हूँ, मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ें आती हैं और आप लोग सामने जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरे साथ, ठीक है। तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, बस मैं आपको एक स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ कोई क्लास वगैरह नहीं लेने आया हूँ, ना आपको कोई चीज़ समझाने आया हूँ। मैं प्रीवियस पेपर का जो मैथ का जो आया हुआ था उसको सॉल्व करा रहा हूँ। तो मैं ऐसा समझ के चल रहा हूँ पहले से कि आपको ये सारी चीज़ें पहले से आती होंगी, बस मैं आपको करने की अप्रोच दे रहा हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किए जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को सिर्फ ऑब्जर्व करना है और जितनी हो सके कम पेन ही चलानी है। ये भी चीज़ें आपको दिमाग में सॉल्व करने की कोशिश करनी है। स्पीड आप खुद बनाएंगे, ठीक है। स्पीड बनाने में कोई भी हेल्प नहीं करता। हम ज़्यादा से ज़्यादा जब क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो स्पीड अपने आप बेहतर होती चली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इसकी माध्यिका बताओ। तो देखो माध्यिका कैसे निकालते हैं, इस चीज़ को आप लोग समझना। 6 6 5 6, ठीक है। इसकी माध्यिका पूछिए आपसे। माध्यिका होती क्या है? माध्यिका होती है जो हमें नंबर दे रखे हैं ना, जो नंबर हमको दे रखे हैं ना, मीडियन क्या होती है, जो नंबर हमको दे रखे हैं ना, उनको जब हम असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं आरोही क्रम में, तो जो बीच का नंबर पढ़ना चाहिए या बीच की जो संख्या पढ़ रही है वो संख्या निकाल के हमें बताओ कौन सी है। तो सबसे पहला काम क्या करना होता है, हमें इसमें माध्यिका निकालने के लिए हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ता है, छोटे से बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है, -3। उससे छोटी -3 ही 2 बार है, फिर -1 है, फिर 0 है, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर उसके बाद 5 है, 5 है, 5 3 बार है, फिर 6 6
और 5 4 बार है, ठीक है, 6 और 6, ये टोटल हमारे नंबर हो गए। ये हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगा ली। अब ये नंबर काउंट करो हो कितने गए, तो 1 2 3 4 10 11 12 13 14, 14 नंबर हो गए। अब देखो 14 के बीच में तो कोई पड़ेगा नहीं, अगर 13 नंबर हो जाते तो बीच में पड़ जाता 7वां, 6 इधर और एक बीच का। 11 हो जाए तो 5 इधर और एक बीच का। लेकिन हमारे नंबर कितने हुए, 14 हुए हैं। तो 14 नंबर जब हम ऐसे करके खींचेंगे तो जो 7वां होगा और 8वां होगा, बात को समझते रहना अच्छे से। अरे भाई 14 जब हैं तो 1 से लेके 7 तक हो गए आधे, और 8 से लेके 14 तक हो गए 7 इधर, आधे आधे बांट लिए। 14 के आधे करो पहले, कितने हो गए 7, तो 1 से 7 तक आधे कर लिए, और जो 8 से 14 तक हैं 7, वो वाले आधे कर लिए। हमें क्या करना होता है, हमें ये वाले जो दोनों नंबर हैं 7वां और 8वां, उसके दोनों को जोड़ के हाफ करना होता है, आधा। अगर वो संख्याएं, ये जो पद बैठे हैं वो अगर सम बैठे हैं तो ये हैं कितने भाई, 7वां और 8वां निकाल के दोनों को जोड़ो, आधा कर दो बस, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इन दोनों को जोड़ो 7 और इसके आधे कर दो, आधे कितने हो जाएंगे 3.5। ये हमारा आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। बताओ आई बात समझ में या नहीं आई? आगे फिर दोबारा समझ लो एक बार। क्या करते हैं माध्यिका निकालने के लिए, हम सबसे पहले आरोही क्रम में लगाते हैं संख्याओं को, उसके बाद ये संख्याएं गिनते हैं कितनी। अगर संख्याएं विषम बार तक हैं 11 13 9, तो फिर हम सीधा सीधा उसका आधा करके, मतलब एक जोड़ के आधा कर लेते हैं, एक जोड़ के आधा कर लेते हैं, और उस नंबर पे जो भी संख्या इनमें से आती है, जैसे मान लो मैं ये 6 मिटा दूँ, अब मैं कहूँ इसकी माध्यिका बताओ, तो अब ये कितने बैठे 13 में एक जोड़ो 14, 13 में एक जोड़ो और इसका 2 से भाग दे दो, कौन सा आया 7। तो ये 7वां नंबर यहाँ से जो भी बैठ रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7, ये 2 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर सम बार तक संख्याएं बैठेंगी, जैसे इस क्वेश्चन में थी 14, तो आधे कर लो पहले, कितने हो गए आधे 7। अब जो 7वीं आई है, 7वीं और अगली वाली, इन दोनों को जोड़ के आधा करना होता है बस, ठीक है। समझ में आ गया? अरे सिंपल सी बात है, जस्ट बीच का नंबर निकालना है हमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, यदि x/z बराबर हो 1/3, यदि x/z बराबर हो 1/3, तो x³ + y³ डिवाइड x³ - y³ की वैल्यू क्या होगी। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट इसका आंसर निकाल लेंगे। सीधा सीधा y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 3 लगा देंगे। सीधा ये इक्वेशन दे रखी है, उसमें y की वैल्यू 1 लगा दो जहाँ जहाँ y है वहाँ पे, और जहाँ जहाँ z है वहाँ 3 लगा दो, ठीक है। और अपना आंसर निकाल लो, कोशिश कर लो एक बार क्या आंसर आना चाहिए, फटाफट से कोशिश कर लें सभी लोग, क्या आंसर आना चाहिए। दूसरा आंसर सही है, -14/13, ठीक है। कर लोगे सब, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 3√16 एक है, ये सीधा सीधा पूछ रहा है ये क्या है। तो हमें बताना है कि क्या ये एक परिमेय संख्या है, क्या काल्पनिक संख्या है, क्या पूर्णांक संख्या है, क्या आभास संख्या है। तो देखो 16 का तो वर्गमूल आ जाएगा पूरा पूरा, 16 का वर्गमूल कितना आएगा 4, और 4 तिया कितने होते हैं 12। तो ये क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। तो आंसर कौन सा आएगा हमारा, पूर्णांक संख्या, इंटीजर है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। राधा और रानी एक 800 मीटर लंबी वृत्ताकार पगडंडी पर क्रमशः 8 मीटर प्रति सेकंड और 2 मीटर प्रति सेकंड की प्रारंभिक गति से एक बिंदु के साथ अपनी यात्रा को शुरू करती हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझा देता हूँ पूरा। एक वृत्ताकार पथ है, सब लोग समझिए, रानी है और राधा है, रानी है और राधा है, राधा है और रानी है। पहले राधा लिख लो, राधा, उसके बाद रानी। राधा इधर जाती है मान लो, और रानी इधर जाती है। राधा की स्पीड 8 मीटर प्रति सेकंड, 1 सेकंड में 8 मीटर, और रानी की स्पीड है 2 मीटर प्रति सेकंड। ये इधर जाती है, इधर अपोजिट डायरेक्शन में दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ती हैं, ठीक है।
जब वे मिलती हैं तो राधा की गति आधी और रानी की गति दुगनी हो गई है। ठीक है, तो बताइए कितने समय बाद वो तीसरी बार मिलेंगी। देखो मेरे भाई, ये टोटल कितना था 800। जब ये इधर से तय कर रही है और ये इधर से तय कर रही है तो दोनों ही तय कर रहे हैं एक दूसरे को, ये 8 की स्पीड से और ये 2 की स्पीड से। तो मुझे ये बताओ 800 मीटर जो है हमारा ये 8 से इधर से, ये 2 से इधर से, तो 10 की स्पीड से अगर तय होगा तो कितनी देर में जो पहला मिलन होगा इनके बीच में, बात को समझने की कोशिश करना, जो फर्स्ट टाइम मीट होगा, फर्स्ट टाइम जो मीट करेंगे ये दोनों, वो 800 मीटर, इधर से ये 8 मीटर पर सेकंड से, इधर से ये 2 मीटर पर सेकंड से तय करेंगे। तो इसका मतलब है कि इनको पहली बार में ये 80 सेकंड में मिल जाएंगे। बात समझ में आई या नहीं आई ये बताओ भाई। एक बात बताओ, ये इधर से 8 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में 8, 2 सेकंड में 16 ऐसे करके यहाँ से भाग रही होगी, और ये इधर से 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रही होगी। मान लो ये यहाँ मिल गए तो यहाँ तक 8 की स्पीड से इसने यहाँ से यहाँ तक तय कर लिया 2 की स्पीड से, मतलब टोटल किया तो दोनों ने मिला के 800 मीटर ही। समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो आ जाओ फिर सेकंड टाइम जब ये मीट करेंगे, सेकंड टाइम, अब इस चीज़ को समझना। ये कह रहा है जब ये मिली तो इसकी स्पीड आधी हो गई और इसकी स्पीड दूनी हो गई। जैसे मान लो ये यहाँ मिल गई, यहाँ पे, यहाँ रानी इधर की तरफ भाग रही है और राधा इधर की तरफ भाग रही है, यहाँ मिल गई है मान लो ये। ठीक है, अब इसकी जो रानी की स्पीड है, राधा की स्पीड है 8 मीटर पर सेकंड, वो तो रह जाएगी घट के 4 मीटर पर सेकंड, और जो रानी की स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड, वो बढ़ के हो जाएगी यहाँ से 4 मीटर पर सेकंड। तो सेकंड टाइम जब मीट करेंगे तो ये 800 मीटर का ही तो गोला रहेगा, गोला कम थोड़ी ना हो जाएगा। तो ये 4 से और ये 4 से दोनों मिला के 8 मीटर पर सेकंड से भागेंगे। तो अब ये 8 से डिवाइड दे दो, कितना हो जाएगा 100 सेकंड। तो अगली बार का जो मीटिंग टाइम होगा वो 100 सेकंड बाद होगा यहाँ से। अब मान लो ये मिल गई यहाँ पे, अभी राधा इधर की ओर भाग रही है, रानी इधर की ओर भाग रही है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ समझना, अब ये 4 से फिर आधी हो जाएगी 2, और ये 4 से अब ये दूनी हो जाएगी 8। तो अब अगला जो तीसरी बार का मीटिंग पॉइंट होगा, थर्ड टाइम, ठीक है, तो तीसरी बार का जो मीटिंग पॉइंट होगा उसमें अब स्पीड दोबारा से 10 हो जाएगी। तो अब बात को आप समझ गए होंगे बढ़िया से कि अगली बार फिर ये कितनी देर में मिल जाएंगी, 80 सेकंड में ही दोबारा से। क्यों भाई, आसान नहीं है दरोगा बनना इतना। ठीक है, अगर दरोगा बनना है तो चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। क्यों भाई बताओ, पहली बार में 800 मीटर की ये जो है, जो गोला है हमारा, वो 8 से इधर से, 2 से इधर से 10 की स्पीड से तय हो रहा है, इसका मतलब 80 सेकंड लगे। दूसरी बार यहाँ पे ये आधी हो गई, ये दूनी हो गई, 4 हो गए, 8 से डिवाइड दे दो, 100 सेकंड हो गए। तीसरी बार ये फिर दूनी हो गई, ये आधी हो गई, अब 10 से भाग दे दो। चौथी बार का पूछता तो ये 16 कर देना और इसको आधा 1 कर देना, 17 से भाग दे देते। तो ऐसे करके हमें निकालना है। तो आंसर आएगा 80 और 100, 180 और 80, 260 सेकंड के बाद ये जो है मिल जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? इसी तरीके से ही निकालना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है इसका, सिर्फ दिमाग लगाना है। वैसे इतना कुछ करना नहीं था, जो स्टूडेंट डायरेक्ट करेंगे वो जल्दी कर लेंगे। आया समझ में सबको? क्यों भाई, क्या समझ पा रहे हैं आप? नेक्स्ट देखिए फिर अगले क्वेश्चन पे आओ। एक कंपनी जो एक हफ्ते में 6 दिन काम करती है, एक कंपनी है जो एक हफ्ते में मात्र 6 दिन ही काम करती है। लगातार 2 हफ्ते श्रमिकों को भुगतान की गई राशि 3000 रुपये और 3060 रुपये थी। एक कंपनी ने जो मजदूर हैं उनको फर्स्ट वीक जो भुगतान की राशि वो कितनी है, 3000 और 3060। सेकेंड वीक में 3060, फर्स्ट वीक में जो है 3000। पहले वीक में जो काम किया लोगों ने वो किया 10 मैन और 8 वुमेन ने, और इनको पहले वीक में कितने रुपये मिले, 3000। दूसरे वीक में जो काम किया वो 12 मैन और 6 वुमेन ने, इनको कितने रुपये मिले, 3060 रुपये। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला का एक दिन का भुगतान जो है वो क्या दे रही है कंपनी। ठीक है, आइए समझते हैं।
इक्वेशन सॉल्व कर, इक्वेशन में एक की वैल्यू बराबर करके भी दूसरी चीज़ का मान निकल आएगा। जैसे यहाँ पे हम अगर ये दोनों मैन की वैल्यू बराबर कर लें तो वुमेन की वैल्यू निकल आएगी, या वुमेन की बराबर कर लें तो मैन की वैल्यू निकल आएगी। लेकिन ऐसे मत करिए, दूसरा तरीका देखिए दिमाग से थोड़ा सा। देखो यहाँ 10 मैन है, 10 मैन से यहाँ 12 मैन हो गए हैं, ठीक है, बात को समझना। 10 मैन से यहाँ पे 12 मैन हो गए हैं। यहाँ 2 वुमेन कम हो गई हैं और यहाँ 2 पुरुष जो है वो बढ़ गए हैं। बात को समझने की कोशिश करना। तो 60 रुपये ज़्यादा ही कंपनी को पे करना पड़ा, मतलब 2 महिलाओं को हटा के 2 पुरुष लगा दिए, तो जो महिलाओं को रुपए दे रहे थे उनसे 60 रुपये ज़्यादा पुरुषों को देना पड़ा। तो इसका मतलब हमारा ये हुआ कि 2 वुमेन और अगर कम हो जाएं, 4 वुमेन रह जाएं और 2 पुरुष और बढ़ जाएं, 14 पुरुष हो जाएं, तो इसका मतलब है 60 और बढ़ जाएंगे। बताओ, ये अब आप जो आगे काम करोगे वो सिर्फ मन में करोगे मेरे भाई। अगर ऐसे करोगे तो फिर पूरा बोर्ड भर जाएगा। फिर 2 वुमेन और कम कर दें, अब यहीं पे 2 और बढ़ा लो, 2 और कम कर दो, अब यहाँ पे कोई वुमेन बचेगी ही नहीं समझे आप? पूरा करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ हो गए 16 मैन और अब रुपये हो गए 3180, ठीक है। 2 वुमेन और कम कर दो तो कोई वुमेन नहीं बची, और यहाँ हो गए 18 मैन। 18 मैन को कितना रुपया मिल रहा है? 3200, 60 रुपये ऐड कर लो 40, और 1 मैन बराबर निकल आएगा। 18 से डिवाइड दे दीजिए आप यहाँ पे, 18 एकन 18, ठीक है। यहाँ कितने बचे आपके? 14, 18 छिक्के 144, 18 अट्ठे 144। तो मैन को 180 रुपये मिल रहे हैं। अब 6 दिन कंपनी काम कर रही है बस, ठीक है, मतलब ये 6 दिन के हैं, तो ये 6 दिन के हैं, तो फिर 1 दिन का कितना हो गया? 30 रुपया हो गया। तो मैन को 30 रुपया जो है कंपनी पे कर रही है। ये आपको लग रहा है लॉन्ग, लेकिन आप खुद से अपने दिमाग से जब इसको ऑब्जर्व करोगे ना, जैसे 2 कम उंगलियों पे, पहले 2 कम हुए 12 हो गए, तो वहाँ 60 बढ़ गए। अब यहीं से रिलेशन निकाल लो। अब यहाँ 0 करने के लिए 3 बार 2 कम करने पड़ेंगे। भाई बताओ, ये जो 6 हैं इसको 0 करने के लिए 3 बार 2 कम करने पड़ेंगे। तो यहाँ भी 6 बढ़ा दो, सीधे 18 कर दो, और यहाँ भी 3 बार 60 बढ़ा दो, 180 रुपये बढ़ा दो, यहाँ से सीधे आ जाएगा आपका। तो दिमाग लगाना है ना। फिर उसके बाद डिवाइड दे के 1 दिन का निकाल लो, कितने दिन कंपनी काम कर रही है उससे डिवाइड दे दो, 1 दिन का आ जाएगा। ऐसे ही दूसरा अगर वुमेन का निकालना है तो मैन को 0 बना लो पीछे, -2 करके, या फिर जब मैन का आ ही गया है, ठीक है, यहाँ पे देख लो, 1 मैन का 30 रुपया आ गया है आपका, तो 10 मैन के कितने हो गए? 1 मैन का 30 रुपया है 1 दिन का। 1 मैन का वैसे तो 180 रुपया है, ठीक है, 180 रुपया, लेकिन ये 6 दिन का है। 1 दिन का हमने निकाल लिया है 30 रुपया। तो जब 1 मैन का 1 दिन का 180 रुपया है, तो 10 मैन का 6 दिन का कितना हो गया? 6 दिन का है ये 180 रुपये, 1800। अब 1800 माइनस 8 वुमेन बराबर 3000। 1800 इधर माइनस करोगे, 1800 प्लस है ये, 1800 इधर माइनस करोगे, कितने बचेंगे? 1200। तो 8 वुमेन की वैल्यू 1200 आई है, तो 1 वुमेन की कितनी आएगी? 8 से भाग दे दो, 150, और 150 6 दिन की आई है, तो एक दिन का कितना बनेगा? 25 रुपया। ठीक है, समझ पाए? नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग यहाँ मैन और वुमेन की वैल्यू बराबर करके भी क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। ठीक है, ये उन स्टूडेंट के लिए तरीका है जो थोड़ा दिमाग का यूज़ करते हैं, ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं, बिना कोई पेन चलाए अपना आंसर निकालना चाहते हैं। ये ऐसे तरीके हैं कि आपको पेन नहीं रखनी पड़ेगी। ठीक है, आप लोग आसानी से कर लोगे सामने क्वेश्चन देख के। ठीक है, अभी समय ज़रूर लग रहा है, समझा रहे हैं इसलिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, मान लें P, Q और R विशिष्ट पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है। ठीक है, R एक P, Q और R, ठीक है, R एक धनात्मक समपूर्णांक है जबकि P और Q धनात्मक विषम पूर्णांक है। R एक धनात्मक कोई समपूर्णांक है, मान लो 2, जबकि P और Q जो है धनात्मक विषम पूर्णांक है। कोई भी विषम पूर्णांक 5, 3, 1, 3, 3, 1 कुछ भी मान सकते हो, जो मन में आए वो मान लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं हो सकता। तो पहला है Q P माइनस R विषम है। तो देखो वैल्यू लगा के देख लो, अगर विषम आ रहा है तो इसका मतलब ये सत्य है,
हमें पूछ रहा है सत्य नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसमें मैंने Q की वैल्यू लगाई 3, P माइनस आर 5 माइनस 2 और ये आ गए हमारे 9, 3 3 9, ये विषम आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है सत्य नहीं हो सकता वो पूछ रहा है, तो ये तो सही है, मतलब विषम है ये, ठीक है। नेक्स्ट है P माइनस आर का होल स्क्वायर विषम है, तो P माइनस आर 5 में से 2 गए 3 बचे और 3 का होल स्क्वायर 9 आया, इसका मतलब ये विषम सम है पूछ रहा है, ये विषम है, मतलब ये कैसा है विषम है, जबकि ये पूछ रहा है सम है, तो ये ऑप्शन गलत है, मतलब ये हमसे सत्य नहीं हो सकता वो पूछ रहा है। बाकी के दोनों ऑप्शन में भी लगा के देख सकते हैं आप, वैल्यू सही आएंगी, ठीक है। तो हमें चुनना था गलत है, तो ये गलत वाला आ गया कि भैया ये विषम है, जबकि आप कह रहे हो सम है, ठीक है। थोड़ा दिमाग अपना एक्टिव रखना बढ़िया से, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। नेक्स्ट आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जो भिन्न है वो 5/8 से अधिक है और 6/7 से कम है, ठीक है, 6/7 से कम है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन आपको जब पेपर में बैठे होगे तो जब दिमाग इतना प्रेशर में रहता है तो या तो प्रैक्टिस अच्छे से की गई हो खूब ढंग से, और नहीं की गई है तो फिर वही तरीका याद आता है, पॉइंट में निकाल लो वैल्यू। 8 से डिवाइड दो, पॉइंट के 2 अंकों तक वैल्यू निकाल लो। 8 से डिवाइड दो, 8 6 48, 2 बचे, 8 दूनी 24, 8 पंजे 40। 7 से डिवाइड दो यहाँ पे, ठीक है, 7 से यहाँ पे डिवाइड दो, 7 8 56, 4 बचे और 7 पंजे 35, 6 बार तक पूरा भाग नहीं जा रहा है। तो ऐसा ऑप्शन चुनना है जो 62 से तो ज़्यादा आए और 0.85 से कम आए। मन मन में डिवाइड देते रहिए। ये कितना आएगा 0.33, ये तो इन दोनों के बीच में आ नहीं रहा, गलत है। 5 से डिवाइड दो 0.6, गलत है। 7 से डिवाइड दो, 7 पंजे 35, इन दोनों के बीच में आ रहा है, बहुत बढ़िया, ये सही है। बताओ नहीं गलत आ रहा है, सॉरी ये गलत हो गया। 7 पंजे 35 मतलब इन दोनों से छोटा आया है, चाहिए ये वाला सही आ जाएगा, 0.7 के लगभग आएगा ना, ये 5/7 सही हो जाएगा आपको, ठीक है मेरे भाई, आगे समझ में सबको। चलिए बहुत अच्छी बात है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर 3125 रुपये को 4% प्रतिवर्ष की दर से 2 से 1/2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाया जाए तो बताइए, और ब्याज की गणना वार्षिकी की जाए तो बताइए अंत में कितनी धनराशि हमको प्राप्त होगी। तो जो स्टूडेंट मुझसे पढ़ चुके हैं जानते होंगे कि मैं किस तरीके से CI को कराता हूँ। 4% का फ्रैक्शन बना लो, कितना हो गया 1/25, इसका 1/25 निकालो तो आ जाएगा हमारा 625, हाँ 125, 125, बताओ 25 से सही है। अच्छा ये होगी 1 साल की। दूसरे साल की निकालनी होती है तो हमें पता है 125 सीधे सीधे हम यहाँ रख देते हैं और इसका 1/25 और निकाल लेते हैं, ठीक है। तीसरे साल की हमें निकालनी है क्योंकि 2.5 साल पूछा है, तो 2.5 साल 2 और 3 के बीच में आ रहा है, तो तीसरे साल का पूरा पहले निकालो, फिर बताता हूँ क्या करना है। तो तीसरे साल का निकालने के लिए ये एक और बार भर देते हैं आगे, इसका 1/25, इसका 1/25 और निकालते हैं, सॉरी ये 5 2 बार और भर देते हैं और इसका 1/25 हम जो है और निकालते हैं। फिर दोबारा समझा देता हूँ, 3 साल तक का CI निकालना है तो क्या करना है आपको, फ्रैक्शन बनाइए परसेंटेज का, इसको निकालिए और 3 बार भर दीजिए, फिर इसके बाद एक इतना निकालिए और 3 बार लिख दीजिए ऐसे करके, फिर उसके बाद इसका 1/25 और निकाल दीजिए। तो 25 से यहाँ डिवाइड दोगे तो 0.2 आ जाएगा, ठीक है। अरे पॉइंट लगाओगे तो 50 हो जाएगा, 25 दूनी 50, इतना आ जाएगा, ठीक है भाई। अब देखो जो स्टूडेंट, चलो समझ ही लेते हैं पूरा ही, 2.5 साल का पूछा है इसने। अब 2.5 साल कितने होते हैं, 2 वर्ष 6 माह, 2 वर्ष 6 का मतलब है कि 2 साल का पूरा और जो तीसरी साल है उसका आधा, तो 2 साल का पूरा लेंगे तो 125 हो गए, 250 और 5 हो गए 255, बात समझ में आ रही है। तो 255 तो हो गई 2 साल की ब्याज प्लस 6 महीने का, इसका पूरा जोड़ के हाफ करना है, इसका पूरा जोड़ के आधा करना है। तो इसका पूरा जोड़ लो 130 के यहीं पे आधे कर लो, या पूरा जोड़ के आधा कर लो, या पहले से आधे ले लो, आपका मन है, जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ो, 130 के आधे 65 और 2.5 67.5 और इसका आधा हो गया 0.1, तो 67.7
6 जो है हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इतना भी वैसे आपको नहीं करना था, देखो हमेशा स्मार्ट रहा करो, हमेशा ये कुछ नहीं करना आपको इधर का है ना, ये पूरा मामला। आप ऑप्शन की तरफ थोड़ी सी नज़र मारें तो हमें चाहिए 2.5 साल की ब्याज, मतलब हमें इस पूरे को क्या करना है, आधा करना है जोड़ के। अब इसको पूरे को हमने जोड़ा, ये हो गए 135, हो गए 135, 135 के आधे जो भी हो गए, 135 के आधे जो भी हो गए 0.5 में ही आएगा, 135 के आधे हो गए 67.5 और इसका आधा हो गया 0.1, तो 6.6 आना चाहिए, लास्ट में नहीं आना चाहिए, सबको जोड़ोगे तो 0.6 आना चाहिए। 0.6 कौन से ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन है जिसमें 0.6 है। ये टोटल धनराशि पूछ रहा है, इस सबको ऐड करना पड़ेगा आपको, इन सबको मतलब इतना ऐड करना पड़ेगा और इस सब का आधा ऐड करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? अच्छा, कुछ स्टूडेंट और भी तरीके से करते होंगे, उनको भी समझा देता हूँ। वैसे ये तरीका बहुत अच्छा है, आप लोग अगर करते चले जाओगे ना तो प्रैक्टिस एक बार हो गई तो बहुत मज़ा आएगा एकदम। जिसने नहीं पढ़ा है, मैं जब CI पढ़ाऊँगा उस टाइम आप लोग देख सकते हो। देखिए ज़रा एक बार, 4% का फ्रैक्शन बनाओ, दूसरा तरीका देखो, 1/25, 25 की 1 रुपये की ब्याज 26, फिर इसके बाद पूरी दूसरे साल का पूरा लेना है 25 का 26, तीसरे साल का आधा लेना है, तो इस 1/25 का यहीं पे आधा कर दो, हो जाएगा 1/50, मतलब 50 का 51। अब इनका मल्टीप्लाई करो पूरा पूरा और इसका मल्टीप्लाई करो, ये इसके बराबर लगा दो हमारा 3125 और इसकी वैल्यू निकाल लो। ठीक है, थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, आप लोग कर लेना है इसको प्रैक्टिस। ठीक है, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, ये दिया है, ये पूछा है आपसे। ठीक है, आगे का आप लोग समझदार हैं, कर सकते हैं खुद से। नेक्स्ट आ जाइए, देखिए अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में आमिर सलमान से 4 घंटे अधिक लेता है। एक आमिर है और एक सलमान है, ठीक है, 4 घंटे अधिक लेता है। अगर आमिर अपनी गति दुगनी कर देता है तो वह सलमान से 2 घंटे कम लेता है। देखिए हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, उस चीज़ को समझने की कोशिश करना। एक 60 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने में इन जो ये वाली गति हैं, ठीक है, इससे इसको 4 घंटे अधिक लगते हैं, 4 घंटे अधिक लगते हैं ये वाली जो गति हैं उससे। लेकिन ये अपनी गति को स्पीड, ये स्पीड का ही रेशियो है मेरे भाई, इस बात को आप ध्यान रखना। अगर ये अपनी स्पीड दुगनी कर देता है, जो अपनी स्पीड इसकी थी जो भी हो उसको दूना कर देता है यदि, तो ये इससे जो है वो 2 घंटे कम लेता है। अब आप यहीं से ना देखो, एक तो तरीका होता है कि आप एक्स लगाओ, एक तरीका होता है थोड़ा दिमाग लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। ठीक है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या अच्छा लगता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पढ़ा तो हमने समझा कि यदि अगर आमिर अपनी स्पीड दूनी कर देता है तो उसको 2 घंटे कम लगते हैं। अब यहाँ से अगर समझा जाए तो देखो 4 घंटे जो अधिक लग रहे थे देखो वो बच गए, बात समझ में आ रही है, और 2 घंटे कम और लिए उसने अपनी स्पीड दूनी करने से। इसका मतलब ये है कि मान लो उसकी स्पीड यहाँ बन रही होगी, अगर ये यहाँ पे मैं बनाता हूँ, यहाँ देखो ये आमिर है सिर्फ ओनली, ठीक है, ये आमिर की स्पीड का रेशियो बना रहा हूँ, ठीक है, आमिर की स्पीड का रेशियो बना रहा हूँ भाई, तुम लोग जो है देखिए आमिर की स्पीड का रेशियो बना रहा हूँ कि अगर पहले स्पीड आमिर की बन रही होगी, आमिर की स्पीड यहाँ लिख देते हैं आमिर स्पीड, ठीक है, अगर पहले स्पीड बन रही होगी तो इसकी स्पीड उसने 2 कर दी, तो देखो आमिर का टाइम क्या हो जाएगा, तो टाइम आपको पता है स्पीड का इन्वर्स होता है, 2:1 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 घंटे कम लेता है वो, तो देखो यहाँ कितना है 1, और वैसे 4 घंटे ये बच गए और 2 घंटे ये कम, 6 घंटे के बराबर आ गया। इसका मतलब है पहले लिए होंगे उसने 12 घंटे वहाँ पहुँचने में और अब लिए उसने 6 घंटे। अब बता सकते हो आप स्पीड कितनी हो जाएगी आमिर की? अरे भाई 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में ये 12 घंटे ले रहा है, इसका मतलब स्पीड कितनी हो जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। बताओ, नहीं आया समझ में? आएगा ही नहीं तुम्हारे?
खा खा के तुमने भैंसिया जैसी बुद्धि कर ली है अपनी मोटी। अरे इतनी मोटी बुद्धि मत करो, चीज़ों को समझो। हैं? देखो दोबारा, हम बात कर रहे हैं आमिर की स्पीड की, आमिर की स्पीड की। यहाँ पे समझना, आमिर अपनी स्पीड को दूना कर लेता है तो उसको 2 घंटे कम लगते हैं। एक तो 4 घंटे वो बच गए और 2 घंटे वैसे कम लगे। तो यहाँ से आमिर का जो टाइम लेगा, आमिर 2:1 में लेगा, तो ये जो एक कम आ रहा है वो 6 के इक्वल बैठेगा। इसका मतलब है आमिर वहाँ पहुँचने में 12 आवर्स ले रहा है। अब स्पीड कितनी हो जाएगी, तो 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में 12 घंटे ले रहा है। इसका मतलब है 5 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी चाल हो जाएगी। बताओ बताओ भाई, आया समझ में? नहीं आया? बोलो। हो गया ना? चलो नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे आज 20 क्वेश्चन तक करते हैं, फिर अगली क्लास में आपको 21 से लेके 40 तक कराया जाएगा। ठीक है भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला। किस अनुपात में, 19वां क्वेश्चन है ये, 2 क्वेश्चन और करेंगे अभी। किस अनुपात में 8.30 रुपये प्रति किलोग्राम के गेहूं को 9.80 रुपये प्रति किलोग्राम के गेहूं के साथ मिक्स किया जाए, ठीक है, कि मिश्रण का भाव 9 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। सिंपल सा क्वेश्चन है। 8.30 का भाव के साथ 9.80 के साथ मिक्स किया जाए तो वो 9 के भाव क्या हो जाए। 0.8 यहाँ पे दोनों का डिफरेंस हो गया, इन दोनों का डिफरेंस 0.7 हो गया। पॉइंट से पॉइंट काट दो, 8:7 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है 8:7। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, थोड़ा कैलकुलेटिव है। ये कह रहा है 560 में से 420। सब लोग देख लें, क्वेश्चन को पढ़ लें एक बार, क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि 4 विद्यार्थी हैं, 4 विद्यार्थी हैं ए, बी, सी और डी। ये कह रहा है ए को 560 में से 420 अंक मिलते हैं, बी को इतने मिलते हैं, सी को इतने मिलते हैं, डी को इतने मिलते हैं। तो ये कह रहा है किसके अंकों का प्रतिशत सर्वोच्च से दूसरे, मतलब दूसरे नंबर पे परसेंटेज के मामले में कौन सबसे ज़्यादा प्राप्त करता है। तो इन सब का परसेंट बनाना है हमें, और कुछ नहीं करना। तो इन सब का परसेंट बना लो भाई, बिना परसेंट बनाए काम नहीं चलेगा। देखो परसेंट बनाने के लिए डायरेक्ट आप इससे भी परसेंट बना सकते हो और इनके रेशियो से ही परसेंट बना सकते हो। रेशियो बना लो, 0 से 0, 14 चौके 56, 14 तिया 42, 0 से 0 काटो इसको, 7 से काट दो, 7 से नहीं कटेगा, 9 से काट दो, 9 8 72, नहीं 9 से नहीं कटेगा, 8 से 8 ने 72, ठीक 8 से काट लो, 8 ने 72 और 8 7 56। ठीक है, इसका रेशियो बनाओ तो 5 से काट लो 100, 5 से काट लो 83। इसका रेशियो बनाओ, 5 से काट लो 130 और यहाँ 5 से काट लो 9 और ये हमारा 3, 5 7 35, ठीक है 97। अब आपको क्या करना है, उस चीज़ को समझने की आप लोग कोशिश करिए। देखिए परसेंट बनाना है, यहाँ 3 है, इसने अंक प्राप्त किए 3, कितने में से 4 में से गुणा 100, कितने परसेंट आया 75%। इसने 7 अंक प्राप्त किए, कितने में से 9 में से गुणा 100, तो 700/9 कितना होता है, 9 7 63, ठीक है 7 बचे, 9 7 63 इतना होता है, 77 साइड 7/9। इसको 83 मिले 100 में से, तो ये तो खुद 100 में से ही मिले हैं, तो ये तो खुद ही परसेंट के बराबर है। और इसको 97 मिले कितने में से, 130 में से, गुणा 100, 0 से 0 काट दो, 970/30 13, हमारा जो आंसर आएगा 13 6 78, 13 7 91, 6 बचे, 13 5 75 पॉइंट लगभग कुछ आएगा। तो हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा अंक किसको मिले परसेंटेज के मामले में। तो पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा किसको मिले हैं, सी को, और दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा किसको मिले हैं, बी को। तो आंसर यहाँ पे क्या देंगे हम कि दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाला जो कैंडिडेट है वो कौन है, बी है। ठीक है,
समझ में आया? तो आप लोग सब लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये यूपीएसआई की जो टेस्ट सीरीज़ है जो हम चलाने वाले हैं या चला रहे हैं, पहली क्लास तैयार जो है, वो कैसी लगी। सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे तो आगे और भी इसकी वीडियो हम प्रोवाइड कराएंगे, आपके लिए कराएंगे। और अगर आपकी तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आता है तो हम इसको यहीं बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगली जो 20 क्वेश्चन है वो उसकी वीडियो आपके सामने आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, ठीक है। आप लोग कोशिश करिए और जो है इसको करने की कोशिश करें, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।